जी। So today we will talk about the additional details. Additional details हम किस तरीके से cater करेंगे और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस हमारे पास क्या क्या होंगी। ठीक है, एडिशनल डिटेल्स तो होंगी लेकिन हम ऑब्वियसली सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस इसकी करेंगे। ठीक है, अच्छा, एडिशनल डिटेल में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम जो भी ये मास्क होगा या तो हम सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि मास्क जो है वो फ्लिप होके हमारी आईज में ना लगे, और सेकंड हम ये भी कर सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर कि हम एक नीचे मास्क एक कुशन रखें या एक सैंड ट्रे रखें जिससे हमें ये इंश्योर होता रहे कि अगर मास्क स्लिप करेगा तो वो ज़मीन पे ना गिरे और फ्लोर को डैमेज ना करे या मास्क इटसेल्फ ना डैमेज हो। ठीक है, तो ये हमने इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर लिखा था। ठीक है, और अब हमें एडिशनल डिटेल्स में और क्या ले। अच्छा, बाय द वे सेफ्टी जो प्रिकॉशन होती है this is only of 1 marks. Additional details itself सिक्स मार्क्स की होती हैं, जिसमें से 1 मार्क आपको सेफ्टी का मिलेगा, सेफ्टी प्रिकॉशन का। ठीक है, व्हाट अबाउट दी अदर 5 मार्क्स? अदर 5 मार्क्स किस चीज के होंगे, तो इस चीज को भी जरा नोट डाउन ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से सिस्टमैटिक एरर को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर क्या चीज होती है? सिस्टमैटिक एरर आप लोगों को सबको एएस में बताया था। सिस्टमैटिक एरर इज सच एरर व्हिच हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट साइन। ठीक है, या एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, यानी वो एरर जो एक हमेशा हर रीडिंग के अंदर कांस्टेंट रहेगा, उस एरर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज करेंगे जी? किसी को कोई आइडिया इसके अंदर? सर जब हम स्केल से लेंथ ले रहे होंगे, जो हमने स्केल लगाया था बेंच पे, तो उसका हम डेड पॉइंट एरर को वो कर सकते हैं, जैसे हमने 1 से शुरू किया था, 1 सेंटीमीटर से। हाँ, ये भी ठीक है हसन, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर जो मेजरमेंट करते हुए हमारे पास आएगा वो हमारे पास एल की मेजरमेंट में भी आ सकता है और एस की मेजरमेंट में भी आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जैसे कि आपके पास स्केल का जो हमने फिक्स किया था बेंच के ऊपर, ठीक है, जी क्लैंप लगा के, तो ये स्पेस इस स्केल में एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा होता, जिसको हम कहते हैं डेड पॉइंट एरर। ठीक है, तो हमेशा हम हर मेजरमेंट ऑफ एल में से डेड पॉइंट एरर या डेड पॉइंट स्पेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो उससे हमारा डेड पॉइंट एरर जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और रिटॉर्ट स्टैंड लगा के एक पॉइंटर लगाया था। ठीक है, और इस पॉइंटर के थ्रू जो है वो हम इंश्योर कर रहे थे कि जब हम इस पे वेट लगाते थे तो ये बेंड होके स्केल जो है ये हमारे वैल्यू एस की आती है। ठीक है, तो जब ये बेंड हो जाता है, इसकी बेंडिंग होती है, तो हमें एस की वैल्यू के लिए भी क्या करना चाहिए कि इसकी इनिशियल पोजीशन जो भी हमारे पास, बाय द वे यहाँ पे एक स्केल लगा होगा इस रिटॉर्ट स्टैंड के साथ। ठीक है, अब लेट्स से ये जो इनिशियल पोजीशन ऑफ स्केल है ये पॉइंट कर रही है 5 सेंटीमीटर के ऊपर, और जब हमने वेट लगाया तो ये अब कितने पे पॉइंट कर रही है? लेट्स से 9 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये बताइए कि एस कितना होगा? तो एस होगा हमारे पास 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम एस को मेजर करते हुए इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को माइनस करें तो फिर हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एस आएगी, और दैट कैन बी रिड्यूस अवर सिस्टमैटिक एरर एज वेल।
इससे हमारा सिस्टमैटिक एरर भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी एक एडिशनल डिटेल हो सकती है। जैसे कि हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि वी विल क्लैम्प अ पॉइंटर मार्क टू मेजर एस, या हम एक स्टैंड से एक पॉइंटर मार्क लगा के फिर एस को मेजर करेंगे, और उसमें हम ये लिख सकते हैं कि वी विल measure the initial position of the scale before mass, we will measure the final position of the scale after mass, subtract these two values to get the correct value of s। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एडिशनल डिटेल्स आ गई। एक तो डेड पॉइंट स्पेस की आ गई कि हम लोग हमेशा डेड पॉइंट स्पेस को एल में से माइनस कर देंगे। एक छोटा सा डेड पॉइंट स्पेस होता है किसी भी रूलर के अंदर। अगर आप देखें, आप आपके पास अभी कोई रूलर है देखिए, तो हमेशा वो रूलर जीरो से नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो रहा होता है। प्लास्टिक का या लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि एक्स्ट्रा गिवन होता है, जिसको हम डेड पॉइंट स्पेस बोलते हैं, या डेड पॉइंट एरर भी उसकी वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको हमेशा एल में से माइनस कर देंगे तो एल की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी, सिस्टमैटिक एरर खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, एस को हम इनिशियल पोजीशन को मेजर करेंगे, फाइनल पोजीशन को मेजर करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हमारा जो स्टैंड है जिससे हम एस को मेजर कर रहे हैं उसके साथ एक रूलर लगाएंगे, और फिर हम उन दोनों वैल्यूज को माइनस करके फिर हम एस की एक्यूरेट वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो दो सिस्टमैटिक एरर्स हमारे पास ठीक करने के लिए तरीके आ गए। सेकंड, ये हो गया हमारे पास एडिशनल डिटेल्स, यानी दो हमने बता दिए। दो सिस्टमैटिक एरर्स को खत्म करने के लिए तो 2 मार्क्स हो गए। सेफ्टी का 1 मार्क हो गया था, सिस्टमैटिक एरर्स का 1 मार्क, 2 मार्क और हो गए, 3 मार्क्स हो गए। अब आपने ऑब्वियसली सिस्टमैटिक एरर आया तो कौन से एरर नहीं आएंगे? रैंडम एरर। अब आप रैंडम एरर को कैसे इस एक्सपेरिमेंट में मिनिमाइज करेंगे? बाय द वे, रैंडम एरर एलिमिनेट नहीं होते, रैंडम एरर मिनिमाइज होते हैं। और वो नॉर्मली मिनिमाइज कैसे होते हैं कि हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स लेके और उसके बाद हम उसका एवरेज निकालते हैं। जी, तो रैंडम एरर्स कैसे मिनिमाइज होंगे इस एक्सपेरिमेंट में? सर मल्टीपल रीडिंग्स लेकर। किसकी मल्टीपल रीडिंग्स लेके हारिस? सर हम जब वो वेट रखेंगे तो एस स्टेबल नहीं होगा, तो शायद उसकी रीडिंग। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, एस की हम मल्टीपल रीडिंग्स निकालेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा सेम पॉइंट के ऊपर मास रखेंगे। वी विल फाइंड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एस, एल, एन एंड फाइंड आउट द एवरेज। ठीक है, यानी हम एल की भी और एस की भी मल्टीपल वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे एक हमारा रैंडम एरर अवॉइड हो जाएगा। दिस इज 1 मार्क। और कोई चीज जिससे रैंडम एरर अवॉइड हो रहा हो? अभी आपने क्या नाम है सर, इसका, ताहा ने कुछ बोला था अभी। पैरेलैक्स एरर हमारा रैंडम में आता है। क्या चीज बेटा? पैरेलैक्स एरर वो इसलिए हसन हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स इसीलिए ले रहे हैं ना, ताकि हमारे पास एल को देखते हुए और एस को देखते हुए अगर पैरेलैक्स एरर हुआ हो तो वो हमारे पास मिनिमम है। तो वो रैंडम एरर में, यहाँ पे तो रैंडम में ही काउंट होगा पैरेलैक्स एरर। वो तो हमने एवरेज से मिनिमाइज कर लिया ना। जी ताहा साहब, आपने अभी कुछ और भी बोला था, क्या बोला था आपने? सर मैंने इसी का कहा था कि वेट स्टेबल नहीं होगा तो उसकी मल्टीपल रीडिंग्स नहीं। वेट को रखते ही मेजरमेंट ना निकाल लें, क्योंकि जब आप वेट को रखेंगे तो स्प्रिंग थोड़ी, स्केल थोड़ा सा क्या स्टेबल होने में करता टाइम है, लगेगा। हाँ वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से रीडिंग में थोड़ा सा फॉल्ट आ सकता है। कभी आपको वाइब्रेशन में ऊपर भी दिख सकता है, नीचे भी दिख सकता है। ठीक है ना, सामने वाले उसमें। तो व्हेन यू प्लेस द वेट, मेक इट श्योर इट इज स्टेबल, या वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ देर के लिए रुक के फिर मेजरमेंट निकालनी होगी आपको। ठीक है, तो when placing the weight, wait for a while to scale to be stable and then find the value of s। तो ये आपके पास स्टेबल स्केल, वाइब्रेट ना होता हुआ, ये 1 मार्क और हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से रैंडम एरर्स भी हमने 2 डिफाइन कर दिए और 2 रैंडम एरर्स हमारे पास 2 मार्क्स के हो गए हमारे पास। ठीक है, 1 मार्क सेफ्टी प्रिकॉशन का, 2 मार्क सिस्टमैटिक एरर्स के, 2 मार्क रैंडम एरर्स के। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 5 हो गए।
1 मार्क रह गया सिर्फ। 1 मार्क जो रह गया है उसमें आपको ये देखना होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो कांस्टेंट लिया था उस कांस्टेंट के अलावा और क्या क्या कांस्टेंट्स हैं और उनको हम एक्यूरेटली कैसे मेजर कर सकते हैं। जी, तो मैं अगर आपके सामने स्क्रीन पे दोबारा से इक्वेशन को शेयर करूं कि जो हमने दी थी, जी ये हमारी इक्वेशन है जिसमें हमने m को जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को एज ए लोड को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था। इसके अलावा और क्या कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको? सर थिकनेस कांस्टेंट रहेगी। थिकनेस कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। थिकनेस टी बी इज द विड्थ एंड टी इज द थिकनेस। बाय द वे 2 कांस्टेंट है हारिस, एक भी नहीं है 2 है, विड्थ भी है और थिकनेस भी है। तो ये विड्थ और थिकनेस हमें स्ट्रिप की निकालनी है। अब इस स्ट्रिप की विड्थ और थिकनेस को हम कैसे कांस्टेंट मेजर करेंगे? ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके थ्रू इसको मेजर करेंगे? सर अगर बहुत छोटी है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से कर लेंगे। Simple. We will use the same strip for each reading of S. We will measure B and T by using micrometer screw gauge. That's it. ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम सेम स्ट्रिप को हमेशा यूज करेंगे और हमेशा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे। जी सर, ये वर्नियर कैलिपर से नहीं हो सकता मेजर? वर्नियर से भी हो सकता है, वर्नियर कैलिपर से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों से हो सकता है। मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ज्यादा प्रिसिशन आएगी, आप वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है सर जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो 5th मार्क्स हमारा किस चीज का आया हुआ? एडिशनल कांस्टेंट इन experiment and how to measure them. Okay? एडिशनल कांस्टेंट क्या है और हम उनको मेजर कैसे करेंगे? मैं एक दफा फिर से एडिशनल डिटेल को पूरे को रिवाइज करता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आप एक सेफ्टी प्रिकॉशन बताएंगे, 1 मार्क आपको सेफ्टी प्रिकॉशन का मिलेगा। फिर आप उस एक्सपेरिमेंट में सिस्टमैटिक एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एलिमिनेट करने के तरीके बताएंगे। तो हमने 2 सिस्टमैटिक एरर आइडेंटिफाई किए थे, डेड पॉइंट स्पेस ऑफ एल और एस की वैल्यू में जो है वो अनसर्टेनिटी आ रही है सिस्टमैटिक एरर की वजह से। तो उसको हमने एलिमिनेट करने के लिए मेजर एल करके डेड पॉइंट स्पेस को हमेशा उसमें से माइनस किया था और एस की इनिशियल वैल्यू ली थी, फाइनल वैल्यू ली थी और उसके बाद फिर दोनों को माइनस करके हमने एक एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एस निकाली थी। उसके बाद हमने 2 मार्क्स इसके हो गए थे। फिर 2 मार्क्स के लिए हमने 2 रैंडम एरर्स को डिफाइन किया था। 2 रैंडम एरर्स हमने ये डिफाइन किया, हमने एस और एल को मल्टीपल रीडिंग्स ली और उसका एवरेज निकाला ताकि पैरेलक्स एरर या और किसी चीज की वजह से कोई एरर आ रहा है तो वो एलिमिनेट हो जाए। और उसके बाद हमने मास रखते ही एस की वैल्यू को मेजर नहीं किया था, मास रखा तो स्केल वाइब्रेट करता है, जब वो स्टेबल हुआ तब हमने उस एस की वैल्यू को इनिशियली और फाइनली मेजर किया था। ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट एस निकाला। फिर उसके बाद लास्ट जो 6th मार्क है वो क्या है कि कोई भी एडिशनल कांस्टेंट आप इस एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई करें कि और क्या चीज इसमें कांस्टेंट होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस कांस्टेंट को हम किस तरीके से एक्यूरेटली मेजर करेंगे। वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज वेल। ठीक है, इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को केटर करेंगे। दिस इज ऑल क्वेश्चन नंबर 1 P5। ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन होता है अगर इफ यू नो व्हाट टू राइट। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखना है तो आप बहुत कुछ लिख देंगे लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जरा ज्यादा वर्किंग वाला है और ग्राफ वगैरह भी इसका बनेगा। तो होपफुली जब स्कूल्स खुलेंगे तो इंशाल्लाह तब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम एक काम ये करते हैं कि अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक और लेते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पेपर देख रहे थे दैट वाज पेपर 5-1। नाउ आई एम डिस्कसिंग पेपर 5-2। 5-2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
जी अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा, सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पेपर 5-2 का क्वेश्चन 1। A student investigate the stability of a wooden block resting on the bench. Stability के टॉपिक भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कोई चीज कब तक स्टेबल रहती है, जब तक उसकी वेट जो है वो उसकी बेस लाइन के अंदर रहता है और उसके अंदर जो भी टॉर्क उसको टॉपल करवा रहा हो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज या एंटी टॉर्क बन रहा हो जो उसको टॉपलिंग से रोक रहा हो। ठीक है। A strip is attached to a nail to a center of the top of the block and able to rotate as shown in figure। ठीक है जी, तो एक स्ट्रिप जो है वो हमने ब्लॉक के टॉप के ऊपर लगाई है, बिल्कुल सेंटर में टॉप के, और उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप को पूरी को रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री। The load of M is attached to free end of the strip at point P। तो एक लोड जो है हमने फ्री एंड के ऊपर अटैच किया है पॉइंट P के ऊपर। The student investigate the position of the strip indicate by theta। ठीक है, तो स्ट्रिप की पोजीशन, स्ट्रिप बाय द वे घूम सकती है, तो अगर हम बिल्कुल सामने रखेंगे तो कंसीडर किया है हमने उसका एंगल 0, और एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसको घुमाते जाएंगे तो इसका एंगल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 90, 180, 270, 360 as shown in figure 1.2। एंगल थीटा वो थीटा है जिस थीटा के ऊपर ये क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग the position of the strip indicate by theta as shown in figure 1.2 at which the block just topples। हम वेट रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिप को चलाएंगे और हम क्या नोटिस करेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये बॉक्स थोड़ा सा हिल के टॉपल कर जाएगा, तो हमें वो एंगल निकालना है जिस पे ये टॉपल करेगा। It is suggested that the relation between m and theta is alpha VW is equals to 2ml cos theta is minus mw। ये एक इक्वेशन आपको मैथमेटिकल दी हुई है, where alpha is a constant, V is the volume of the block, W is the width of the block, L is the distance between the center of the nail and the load। nail और node के दरमियान में जो distance है यानी strip की जो length है तकरीबन वही आपके पास हो जाएगा। और इस चीज को देखते हुए you should design a laboratory experiment to find the relation between m and theta। Explain how your result could be determine a value of alpha। तो आप किस तरीके से अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूं, हम यहाँ एक मास रखेंगे, एक नोन मास रखेंगे, फिर हम थीटा को मूव करेंगे और एक वक्त आएगा कि वो टॉपल कर जाएगा, फिर हम दूसरा मास रखेंगे उससे हल्का या उससे कम, फिर इसको घुमाएंगे जिस एंगल पे वो टॉपल करेगा और वो एंगल हमने नोट करना होगा। ऑब्वियसली एंगल को मेजर करने के लिए आप किसी प्रोटेक्टर को यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज द इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस एक्सपेरिमेंट। जी सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास है, डिपेंडेंट थीटा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास है और डिपेंडेंट थीटा है। किसी को कोई आर्गुमेंट इसके ऊपर? चलिए ठीक है, एग्री करते हैं सारे इसके ऊपर। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास है, यानी हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे वैल्यूज ऑफ मासेस होने चाहिए। ठीक है, और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एम हो गया, यानी हम डिफरेंट एम रखेंगे स्ट्रिप्स के ऊपर 1 बाय 1। सबसे पहले हमने लेट से 40 ग्राम का एम इसके ऊपर रखा, हमने इसको घुमाना शुरू किया और लेट से 30 डिग्री पे जाके ये टॉपल कर गया। फिर हमने वापस उसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे स्ट्रिप को लाए, हमने 40 की जगह अब 60 ग्राम का मास रखा, हमने एंगल को चलाया, अब 20 डिग्री के ऊपर टॉपल कर गया। इस तरीके से हम इसको करेंगे। सो m इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थीटा इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट अबाउट द कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होगा? सर ये टॉपल कैसे करेगा, मतलब क्या हम लोग टॉपल कैसे करेगा?
मतलब जब हम वेट को थोड़ा सा घुमाएंगे ना, तो क्योंकि वेट अनबैलेंस होगा ना इसके ऊपर, तो अनबैलेंसिंग की वजह से ये जो भी ब्लॉक है ये टॉपल कर जाएगा। ठीक है सर पी होगा इसका कांस्टेंट। पी पोजीशन ऑफ द लोड, बिल्कुल सही है। बेसिकली पोजीशन ऑफ द लोड जो हम लेंगे दैट विल बी आवर कांस्टेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। किसी को और कोई क्वेश्चन है? इंडिपेंडेंट पे थीटा होगा ना? इंडिपेंडेंट थीटा भी हो सकता है हमारा। देखो यार, मेरी नजर में यहाँ एम भी इंडिपेंडेंट हो सकता है और थीटा भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों अलाउड है। आपकी मर्जी, अब आप यहाँ पे जो भी करें। जैसे कि मैं लेट मी ओपन द मार्किंग स्कीम, एक से मार्किंग स्कीम मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। अब देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या कहती है। नजर आ रही है सबको मार्किंग स्कीम? हाँ, m इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा वो और मैं ये भी कह रहा है कि थीटा इज द इंडिपेंडेंट एंड m इज द डिपेंडेंट। तो इट्स टोटली अप टू यू नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे m को इंडिपेंडेंट थीटा को डिपेंडेंट लेंगे, कुछ बच्चे थीटा को इंडिपेंडेंट और m को डिपेंडेंट लेंगे। ठीक है, मर्जी है आपकी, दोनों हो सकते हैं। और क्या कौन बोल रहा था? P बिल्कुल सही कह रहा था। पोजीशन ऑफ द लोड जो है वो क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट रहेगी। यानी हमने नेल से लेके वो डिस्टेंस जहां पे हमने मास रखा उस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो वेरिएबल्स डिफाइन हो गए। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं ना आप लोग ये? अच्छा जी, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफाइन हो गए हमारे पास और कांस्टेंट भी डिफाइन हो गया। अब हमें पहला पार्ट हमारा डिफाइनिंग प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब हमने मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की तरफ जाना है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में कोई मुझे याद कराएगा क्या करना होता है? हमने सबसे पहले हमने क्या करनी होती है? एक लेबल डायग्राम बनानी होती है जी। तो एक ब्लॉक होना चाहिए हमारे पास, उसके ऊपर एक नेल से एक स्केल या एक स्ट्रिप फिक्स होनी चाहिए। उस स्ट्रिप की पोजीशन या लेंथ हमें पता होनी चाहिए। एक प्रोटेक्टर लगा होना चाहिए ऊपर। ठीक है, और उस प्रोटेक्टर के थ्रू जो है हम लोग थीटा की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द टॉप पोजीशन ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये नेल हम लगाएंगे, ये हमारा स्केल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा मास हमने यहाँ पे लेट से प्लेस किया और ये जो है हमारा L हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाय द वे इसी ब्लॉक के ऊपर ही हम लोग क्या कर देंगे? एक प्रोटेक्टर को फिक्स कर देंगे ऐसे, और उस प्रोटेक्टर के थ्रू हम इसका क्या मेजर करेंगे? एंगल मेजर करेंगे। ठीक है जी, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 180 इस तरीके से हम प्रोटेक्टर फिक्स करके इसका एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई किसी को इशू? तो थीटा को तो हम किससे मेजर करेंगे? प्रोटेक्टर से। मास जो हमारे पास लेट से अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास को कंसिडर कर रहा हूँ तो हमारे पास डिफरेंट मासेस होंगे। ठीक है, और उन डिफरेंट मासेस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस की। ठीक है, सो independent variable is mass. We will have different masses, value of masses, and the value of each mass is accurately measured by using electronical balance. The strip is fixed on the block as shown in the figure, top view, by using a protector. Protector हम लगाएंगे इसके ऊपर by using the protector. ठीक है, we will measure theta
we will put a mass on the position on the strip, measure the distance L by using a meter rule or a measuring tape, ठीक है? We will slowly rotate the strip in anti-clockwise direction until the block will topple. When the block will topple, the angle theta will be measured, which is measured by using this protector. ठीक है जी? तो इस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने रखा, मास को एंड के ऊपर, स्ट्रिप को हमने हल्का हल्का घुमाया, जिस पॉइंट पे वो टॉपल करने लगा उस एंगल को हमने मेजर कर लिया किससे? प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है? तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गया, और कांस्टेंट हमने पोजीशन पे जहां मास को रखा है वहां से नेल तक का डिस्टेंस, बाय द वे दिस इज रेड वन इज नेल, नेल का जो डिस्टेंस है ये हमने किससे मेजर कर लिया? वी विल मेजर इट बाय यूजिंग अ स्केल और अ मेजरिंग टेप, किसी भी एक चीज के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन करना है इसके अंदर बता दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लीजिए। सर एक बात पूछनी थी कि सर जब हम स्ट्रिप को रोटेट करेंगे तब क्यों टॉपल करेगा, रखते क्यों नहीं टॉपल करेगा? अगर टॉपल करना होगा तो वो पहले ही कर जाएगा रखते ही मास। नहीं बेटा, एक्चुअली में होता ये है कि अगर तुम इस ब्लॉक को देखो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक को देखो, ये स्क्वायर ब्लॉक नहीं है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है? अच्छा बेटा ये मास वसीउल्लाह साहब, सबसे पहले तो आप अपना टीवी बंद करें हम, ठीक है? अच्छा बेटा, डायमेंशंस इसकी जिस साइड पे मैंने स्केल रखा है उस साइड से लेंथ की डायमेंशन अगर आप नोटिस करें तो ज्यादा है, ठीक है? लेकिन जब यही स्ट्रिप 90 डिग्री के ऊपर जाएगी ऐसे, तो ये इस साइड के ऊपर इसकी लेंथ कम हो जाएगी। जब ये लेंथ कम हो जाएगी तो आपके पास इसकी स्टेबिलिटी, इसका एरिया इन कांटेक्ट जो है वो ग्राउंड से थोड़ा सा चेंज करेगा, क्योंकि स्ट्रिप उस साइड पे, लोड उस साइड पे चला गया, उस वजह से ये टॉपल करेगा, ठीक है? आप लोग अगर करके देखें, अगर आपके पास कोई मिल्क पैक का डब्बा ही पड़ा हुआ है अभी, उसको ही अगर आप देखें तो उसकी डायमेंशंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में नहीं होता। तो जब आप उसको एक साइड के ऊपर उसकी लोड रखेंगे वो टॉपल नहीं करेगा, लेकिन उस लोड को जब आप घुमा के थोड़ा सा दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो टॉपल कर जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन करने के बाद अब हम इसके मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अच्छा, मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, बाय द वे हमने m को जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और थीटा को जो है हमने क्या लिया है? डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, ठीक है? अच्छा, थीटा भी बाय द वे इटसेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि हमें उस थीटा का क्या निकालना पड़ेगा? कॉस। तो कॉस थीटा जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। थीटा तो हम मेजर करेंगे, लेकिन फिर हम उसकी कॉस की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा m और कॉस थीटा का बनेगा, बल्कि कॉस का भी नहीं, 1/cos का बनेगा, ठीक है? इसको भी अभी देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कीजिए इस तरीके से आप सब कि m जो है वो हमारे पास x एक्सिस पे आए और cos थीटा या 1/cos थीटा व्हाटएवर इट इज, जो भी है हमारे पास, दैट विल बी कमिंग ऑन y एक्सिस। जी
जी हो गई मैनिपुलेट। इक्वेशन गिवन है अल्फा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2ml cos theta ml cos theta minus mw। ठीक है जी, mw। अच्छा, अगर मैं इस माइनस mw को उस साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस mw हो जाएगा, यानी दिस विल बिकम 2ml cos theta इज इक्वल्स टू अल्फा वी डब्ल्यू प्लस mw हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि हम इस 2ml को इस साइड पे ले आते हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम cos थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा वी डब्ल्यू अपॉन 2ml। ठीक है, प्लस mw अपॉन 2ml। ठीक है, दोनों के नीचे चला जाएगा, एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं। सर आप इसमें कौन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल किसको ले रहे हैं, वेट को ले रहे हैं या थीटा को ले रहे हैं? मैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थीटा को ले रहा हूँ और इंडिपेंडेंट जो है वो मैं m को ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को हम फाइनली यूं लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा वी डब्ल्यू अपॉन 2l मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन m। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म में से 1 ओवर m मैंने बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया, बात वही रहेगी, प्लस w अपॉन 2l। ठीक है जी, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है, अब आप इसको नोटिस करें कि दिस इज अवर y, 1 over m is x, this whole thing is gradient m and this thing is c। so हमारा जो ग्राफ बनेगा, the graph will be 1 over m on x axis, cos theta is on y axis, the graph has y intercept so it will not pass through origin, it will be a straight line with positive value of c plus c। जो भी आपके पास c है वो c किसके बराबर होगा, w अपॉन 2l के बराबर हो जाएगा। इस ग्राफ का जो भी ग्रेडियंट है वो आपके पास बराबर होगा अल्फा वी डब्ल्यू अपॉन 2l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज data analysis हमारे पास। we will plot the graph of cos theta into 1 over m, the gradient of the graph will be alpha v w upon 2l। ये पूरी चीज आपको करके दिखानी होगी। उसके बाद उसने ये भी कहा है कि find the value of alpha, alpha कैसे निकलेगा। ठीक है, we know that gradient is equals to alpha v w upon 2l। ठीक है, so alpha will be equals to gradient मल्टीप्लाई बाय 2l अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक है जी, तो ये हम इस तरीके से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें किसी को भी क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए।
सर वो ग्रेडियंट वाला एक और दफा समझा दे, पीछे जो ग्राफ था। अच्छा देखो, हम लोगों ने जो इक्वेशन मैनिपुलेट की है दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा वी डब्ल्यू अपॉन 2l मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर m प्लस w अपॉन 2l। अच्छा, इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y हमारे पास cos थीटा हो गया, m हमारे पास अल्फा वी डब्ल्यू अपॉन 2l हो गया, x हमारा 1 ओवर m हो गया और c w अपॉन 2l, यानी m हमारे पास ग्रेडियंट अल्फा वी डब्ल्यू अपॉन 2l हो जाएगा। इस चीज को जब हमने इक्वेट किया यहाँ पे शिब्रा, तो फिर उसके बाद जो है ये अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट करके इसकी सारी एडिशनल डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, यानी जो कल वाली क्लास है मैं इसकी एडिशनल डिटेल्स आप लोगों से और सेफ्टी से क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, सही है? और अगर कोई इशू हो तो फिर दोबारा डिस्कस करें। सर वो मुझे भी सवाल पूछना सर एक। जब आज जल्दी पूछो, टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का। सर ग्रेडियंट माइनस में भी तो हो सकता है सर। ग्रेडियंट माइनस में कहाँ से हो सकता है, पागल आदमी? मार्किंग स्कीम खोल के दिखाऊं?